हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ठीक है, उसके जो डायपोल था उसके एक्सेस के ऊपर, एक्सियल लाइन जिसको बोल देते हैं, उसके ऊपर हमने किसको ये पॉइंट कंसिडर कर लिया था और वो पॉइंट जो है हमने डायपोल के राइट साइड में कंसिडर किया था। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप उस पॉइंट को लेफ़्ट साइड में भी कंसिडर कर सकते हैं। मैंने वहाँ भी ये बात बोली, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। तो वो पॉइंट जो हम कहीं भी डायपोल के राइट या लेफ़्ट में कंसिडर कर सकते थे और वहाँ पर जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट के ऊपर हमने कैलकुलेट की थी ड्यू टू डायपोल। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इस बार हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर करनी है। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, सिंपली एक्सियल लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। डायपोल का जो एक्सिस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सियल लाइन बोल देंगे। ठीक है, वो पिछली बार आपने देखा था। और इक्वेटोरियल लाइन क्या हो जाएगी, द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इक्वेटोरियल लाइन the line perpendicular to axial line। तो अब इक्वेटोरियल लाइन हम डायपोल की प्लॉट करेंगे और उसके ऊपर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और वहाँ पर जो है हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देंगे। तो मैं इसका फिगर पहले ड्रॉ कर देती हूँ। तो देखिए, ये मैंने अपना इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लिया। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। डायपोल की लेंथ ले ली 2a, ओ इज़ द सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने OP, ये क्या है, इसकी इक्वेटोरियल लाइन है और ये मैंने बिल्कुल जो डायपोल का सेंटर है वहाँ पर प्लॉट किया है। ठीक है, यहाँ पे हम जो डेरिवेशन करेंगे वो इक्वेटोरियल लाइन डेरिवेशन में जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है डायपोल के सेंटर के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट भी करेंगे इसको तो मेथड यही रहेगा जो हम इस डेरिवेशन में करने वाले हैं, लेकिन उसमें जो थोड़ा रिज़ल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल हम जो है एक कह लें आपकी स्पेशल केस यहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर जो ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है वो हमने डायपोल के सेंटर से प्लॉट करनी शुरू की है। रिज़ल्ट हर एक पॉइंट के लिए मतलब हर एक यहाँ पर अगर आप इक्वेटोरियल लाइन प्लॉट करें चाहे यहाँ करें तो रिज़ल्ट वहाँ भी निकल जाएगा, लेकिन वो फिर जो है हर एक केस में जो है अलग अलग हो जाएगा। तो फिलहाल ये केस है। अब यहाँ पे ये मैंने इक्वेटोरियल लाइन प्लॉट की और इस लाइन के ऊपर, ये लाइन थी पहले, इस लाइन के ऊपर मैंने ये P यहाँ पे ये पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। पहले लाइन ड्रॉ की, फिर इस लाइन के ऊपर यहाँ पर एक, चलिए इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपकी जा रही थी, इस लाइन के ऊपर पॉइंट P मैंने यहाँ पर ले लिया और इस पॉइंट P को, ठीक है, इन दोनों से जो है मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, डायपोल के एंड से। इन एंड्स को भी मैं नाम दे देती हूँ A और B। A और B से मैंने P को ज्वाइन कर लिया। एंड सपोज जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का डायपोल के सेंटर से, दैट इज सपोज R। ठीक है, पिछली बार भी हमने जो डेरिवेशन किया था एक्सियल लाइन वाला, वहाँ पर भी हमने इसी तरह से डिस्टेंस कंसिडर किया था। जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट का डायपोल के सेंटर से हम डिस्टेंस ले लेते हैं, R ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये वाली साइड्स हैं AP एंड BP, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल रहेंगी आपकी। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी लाइंस ड्रॉ की हैं मैंने AP एंड BP, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जो सेंटर है उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ हुई हैं। अगर ये जो लाइन है आपका, अगर P पॉइंट आपका थोड़ा लेफ़्ट या राइट में होता, सेंटर के थोड़ा राइट या लेफ़्ट में होता, तब जो AP और BP हैं वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो फिलहाल जो ये ट्रायंगल बनी है आपकी
आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी है तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, और आप यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, ए पी क्या हो जाएगा आपका, ए पी या बी पी आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इतना जो हाफ है आपका ये ए हो गया, और ये डिस्टेंस आपको पता है आर है, तो बाय पाइथागोरस ए पी या बी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो थोड़ा सा जो है ज्योमेट्री की बात हुई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टार्ट करते हैं, मेन जो हमारा टॉपिक है। तो अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी आपकी, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज वो किस डायरेक्शन में होगी आपकी, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सब कुछ हम जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करना टाइम का वेस्टेज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं वो आप पिछली वीडियोस देख करके सीखिएगा। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ E1। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 ले ली मैंने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आपकी जो है इस आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं E2 ले लेती हूँ। तो E2 क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज की वजह से। अब हमने क्या करनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट P। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखिए जो है आपके वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके लिए हम इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। इनका रिजल्टेंट ऐसे नहीं निकल जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता इनके बीच में कितना एंगल है E1 और E2 के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रिजॉल्व कर लीजिए आप पहले। E1 को रिजॉल्व कीजिए, तो एंगल थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, वो मुझे पहले कर लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो एंगल देखिए, सपोज़ ये जो एंगल है आपका थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ये जो एरो लगाया है, ठीक है, ये लाइन जो है बिल्कुल इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ की है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे आपके। और इसी तरह से ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। ये थीटा हमने कंसीडर कर लिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फिर उसके बाद एक ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की इस ए बी लाइन के पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। अब इसके ऊपर वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब हम इनको आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये E1 को रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा जो थीटा के साथ वाला है, ये वाला, ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा इस साइड E1 sin थीटा। E2 ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है E2, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा। ठीक है, E2 इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, E2 इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके साथ जो कंपोनेंट होगा वो इसका E2 cos थीटा होगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है आपका, और E2 cos थीटा भी, और E2 का जो दूसरा कंपोनेंट है साइन वाला वो आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, E2 साइन थीटा, ये E2 साइन थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि E1 cos और E2 cos ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, इस डायरेक्शन में, और ये E1 साइन थीटा हो गया आपका डाउनवर्ड्स और E2 साइन थीटा अपवर्ड्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा ये आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि E1 साइन थीटा इज इक्वल टू E2 साइन थीटा, बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2। ऐसा क्यों है? क्योंकि E1 आपका E2 के बराबर है। ठीक है, E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ आपको कि कैसे। तो E1 आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1, यहाँ पे इनको थोड़ा सा ये मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है सारा मैग्नीट्यूड है आपके E1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज है आपका क्यू चार्ज, और ठीक है मैग्नीट्यूड है तो आपका यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ही लिया जाएगा चार्ज का भी, और जो डिस्टेंस हो जाएगा वो AP² हो जाएगा। AP की वैल्यू r√r² प्लस a² स्क्वायर कर दीजिए तो r² प्लस a²। ठीक है, ये आपका E1 है। सिमिलरली आप E2 लिख सकते हैं, E2 का मैग्नीट्यूड दिस इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी Q है, और डिस्टेंस जो हो जाएगा इस बार BP² हो जाएगा। ठीक है, प्लस Q चार्ज से जो डिस्टेंस है P पॉइंट का वो BP है, तो BP का वैल्यू भी यही, BP² भी यही पुटअप होगा आपका जो AP² पुटअप हुआ है, तो यार है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि E1 और E2 के जो मैग्नीट्यूड्स हैं दे आर इक्वल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस a²। तो इसलिए ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके अभी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल हो जाएंगे, एक और अपोजिट डायरेक्शंस में हैं दोनों, तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या इनमें से, ये दो कंपोनेंट्स E1 cos एंड E2 cos, वैल्यू इनकी भी बराबर होगी क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं, लेकिन क्योंकि ये क्या है आपके सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अभी इसको लिख देते हैं यहाँ पे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, उसको मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैं टोटल को ई से लिख रही हूँ, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शन तो हमें समझ आई गई है, डायरेक्शन तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो इसी साइड होगी, तो डायरेक्शन तो हमें समझ में आई गई है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन में क्या है, ये डायरेक्शन है, कहने का मतलब क्या है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन हम लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन का हो गया फिनिश। अब इसमें मैग्नीट्यूड की यहाँ पर बात करी जा रही है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी और उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपका E1 cos प्लस E2 cos। ठीक है, आपको पता है E1 और E2 बराबर है, तो हम यहाँ पे या तो हम 2E1 cos थीटा लिख लें या हम 2E2 cos थीटा लिख लें। ठीक है, बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए E1 या E2 की, वो कितनी थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस a², और साथ में जो है cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे इस ट्रायंगल से। ये जो ट्रायंगल है आपकी
कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा, ये हाफ लेंथ हो जाएगी इसकी डायपोल की ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, ए पी है। ए पी की वैल्यू आपको पता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। यहाँ पे जो ये इसको आप लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाई बाय 2A करके, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो सारी कैलकुलेशंस हैं, चाहे E1 को लेकर के, चाहे E1 की वैल्यू लिखी है हमने, E2 की, ठीक है, और ये A R ये जो भी यूज़ किया हमने सब मैग्नीट्यूड में यूज़ किया। तो इसलिए ये जो Q इंटू 2A, ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या है, ये डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, इसको हम डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड P, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो ये आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आ गया है। अब ये मैग्नीट्यूड में लिखा है, अब यहाँ से हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें जो है डायरेक्शन भी कंसीडर हो जाएगी। अभी हमने क्या देखा था कि जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इस साइड है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस साइड है, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा, कि E और P जो हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म में जस्ट आपको ये करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एक स्पेशल केस कर लेते हैं कि डायपोल इज शॉर्ट। इसी तरह से हमने एक्सियल लाइन में भी किया था यही केस, कि डायपोल अगर शॉर्ट हो आपका, कि ये जो लेंथ है 2A ये बहुत कम हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो A है उसको लेस देन R, ठीक है, इस तरह से करके, और यहाँ यूज़ कीजिए, ठीक है। A बहुत छोटा है तो उसको R के कंपैरिजन में नेगलेक्ट करके, तो ये आपका क्या बच जाएगा, जस्ट आपका आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये आपका आर क्यूब आ गया, ठीक है। अगर आपको पिछला रिजल्ट याद हो एक्सियल लाइन वाला, इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल, तो वो जो आया था आपका, वो आया था, यहाँ पे मैं E इक्वेटोरियल कर देती हूँ, EQU इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है इसका, और एक्सियल लाइन का जो आया था हमारा वो इतना आया था इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल, ट्वाइस था बस यहाँ पे, बाकी सब सेम था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि एक्सियल लाइन, अच्छा ये जो R है यहाँ पे दोनों पे ये सेम डिस्टेंस है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये R डिस्टेंस है हम डायपोल के सेंटर से कंसीडर करते हैं, तो इक्वेटोरियल लाइन पे हम इस तरह से कंसीडर करेंगे, और एक्सियल लाइन के ऊपर हम जो है इस तरह से कंसीडर करेंगे R डिस्टेंस। तो ये बराबर वैल्यू के हैं, चाहे आप यहाँ लें चाहे आप यहाँ लें, ठीक है। ये जो R है वो बराबर है इन दोनों केसेस में, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना। अगर ये R ही हम वैल्यू अलग ले लेंगे तब तो कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ का। तो R क्या है, सेम है यहाँ पे। तो R सेम होने पर भी क्या हो रहा है कि जो एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वेटोरियल लाइन से डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्सियल लाइन के ऊपर सेम डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड कुछ और आ रहा है, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सेम डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड कुछ और आ रहा है, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है हमें, ठीक है, वो सिर्फ R के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जो पॉइंट है वो आपका कितनी दूर है। वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपने जैसे इस तरह से डायपोल है आपका, दिस इज़ -Q + Q, आप उस पॉइंट को कहाँ ले रहे हो, आप यहाँ ले रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है आप इस पॉइंट को यहाँ ले रहे हो,
ठीक है, ये हो जाएगी लाइन, ये आपका आर हो जाएगा, एक्सियल लाइन के ऊपर आपका ये आर हो जाएगा। हो सकता है आपने आर थोड़ा सा और बड़े एंगल पर ले लिया हो। अब हो सकता है आपने बिल्कुल ही 90 के एंगल पर लिया हो, मीन्स कौन सा केस, इक्वेटोरियल लाइन वाला केस। तो कहने का मतलब क्या है कि आर बराबर होने के बावजूद भी, ठीक है, ये सारे आर क्या हैं, बराबर वैल्यू के, लेकिन फिर भी इन पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है ड्यू टू डायपोल, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका जो भी मैं बात करी थी, उसका मैग्नीट्यूड डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायरेक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस आर पे डिपेंड नहीं करते। हमने देखा था कि अगर आर डिस्टेंस हम बराबर भी ले लें तो हमने दो केसेस में एक्सियल और इक्वेटोरियल, वहाँ पे जो डायपोल फील्ड की वैल्यू वो सेम नहीं आती, अलग अलग आ रही है। तो सिर्फ डिस्टेंस आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट आल्सो ऑन एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर। एंगल मतलब वही ये हो जाएगा आपका कि जैसे ये आपका डायपोल है -q + q, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली और पोजीशन वेक्टर आर, अगर आप एक्सियल लाइन के ऊपर ले रहे हो पॉइंट, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस टाइम क्या है, डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 है। ठीक है, अगर आप इसी आर पॉइंट को आप कुछ यहाँ ले लेते हो तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो इस बार जो डायपोल मोमेंट और इसके बीच का जो एंगल है वो इतना हो गया। अब थोड़ा सा और आगे इसको ले लोगे, आर आपने सेम रखना है, आर का मैग्नीट्यूड सेम रखना है, तो एंगल ये चेंज हो गया। ठीक है, आप इक्वेटोरियल लाइन कंसीडर कर लोगे तो ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है इस एंगल डायपोल मोमेंट डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है इस एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और इसको और जो एक्सियल लाइन वाला जो वीडियो है उन दोनों को जो है अच्छे से पढ़िएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉब्लम होता है मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।